नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका जो मेन सीरीज़ का मॉक टेस्ट नंबर 9 है उसके सॉल्यूशंस। तो आओ देखते हैं एक एक करके। अपना इस क्लास का पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जो जोड़ा है, पेयर है, वो सही से पेयर नहीं है, सही से सुमेलित नहीं है। तो इसमें अगर अपन देखें सबसे पहले जो आपका हुनरू, ये प्रताप नहीं है, प्रपात। प्रपात का मतलब क्या होता है? वाटरफॉल। प्रपात क्या होता है इंग्लिश में? तो सही है आपका क्या है? वाटरफॉल, ऊपर से जो पानी गिरता है। ठीक है, कोई नदी है चल रही है और वो किसी पहाड़ी से जब हाइट से नीचे गिरती है तो गिरते हुए जो बनाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। ठीक है, आम भाषा में झरना वाला बोल देते हैं, बाकी जनरली क्या बोलते हैं? जलप्रपात, इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल। तो हुनरू जलप्रपात का निर्माण सुवर्ण रेखा नदी करती है, बिल्कुल एकदम सही बात है। और ये कहाँ पर है? आपके झारखंड के अंदर। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट। और ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है अलग से, ये आप जरूर याद रखना कि हुनरू वाटरफॉल है वो कौन से राज्य के अंदर है? तो आपके झारखंड के अंदर है। कौन सी नदी पर है? तो हुनरू तो आपके सुवर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। जो आपका चचाई प्रपात है ये भी एकदम परफेक्ट है, बीहड़ नदी पर है। बीहड़ करके एक नदी है, बीहड़ू नहीं, बीहड़ करके एक नदी है, और ये कहाँ पर? आपके मध्य प्रदेश में। तो ये भी एकदम परफेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है। धुआंधार जलप्रपात, ये भी बहुत बार एग्जाम पूछा था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी नर्मदा नदी पर है और ये भी मध्य प्रदेश में है, ये भी एकदम परफेक्ट सही बात बोली इन्होंने। जो बूढ़ा घाघ करके एक आपकी जो प्रपात है वो कांची नदी पर है। नहीं, ये एक्चुअल में बूढ़ा घाघ प्रपात है ही आपकी कौन सी नदी पर है? बूढ़ा नदी पर ही है। क्या है ये नदी भी? कौन सी आपकी? बूढ़ा नदी ही है। तो बूढ़ा नदी पर है, कांची नदी पर नहीं है। हालांकि कांची नदी और बूढ़ा नदी दोनों ही झारखंड में है, लेकिन ये जो बूढ़ा घाघ प्रपात है वो उसकी खुद की नदी के नाम पर ही है, बूढ़ा नदी पर ही है। ठीक है, कांची नदी पर नहीं है, तो ये बात एकदम गलत है। बाकी है तो ये भी कहां पर है? आपके झारखंड में। तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा जोड़ा क्या है दोस्तों? गलत है, तो यही वाला जोड़ा गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? बूढ़ा घाघ प्रपात, क्योंकि ये कांची नदी पर नहीं है। किस पर है? ये है आपकी बूढ़ा नदी पर ही। किस पर है? बूढ़ा, बूढ़ा करके एक नदी है उसी पर है आपका। क्लियर है? डन है? बूढ़ा या बूढ़ी नदी बोलते हैं तो उसी पर है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। कौटिल्य का जो महान ग्रंथ है जो अर्थशास्त्र है वो किस विषय पर है? इकोनॉमिक पॉलिसीज बोले तो आर्थिक नीतियों पर, या शासन और प्रशासन की कला पर, अंतर्राज्यीय संबंधों पर, आचरण शास्त्र पर। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसमें आर्थिक नीतियां भी हैं बट ज़्यादा बात शासन और प्रशासन की भी है। कुल मिला के मेन बोलूँ तो राजनीतिक बातें ज़्यादा है उसमें। ठीक है, जो अर्थशास्त्र जो बुक है वो अपन सब जानते हैं किसकी है? महान कौटिल्य की है, जिसको अपन चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनकी ये बुक है। ये किसके समकालीन है, किसके टाइम पे थे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया भी करते थे, तो उन्हीं की फेमस बुक है अर्थशास्त्र। उसमें जितना पढ़ा है मैंने उसमें अर्थशास्त्र की, मतलब जितना उसके बारे में क्वेश्चंस वगैरह देखे हैं तो उसमें अर्थशास्त्र की बातें कम और राजनीतिक बातें ज़्यादा है। तो उस हिसाब से तो देख सकते हैं कि शासन और प्रशासन भी इसका उत्तर हो सकता है, बट ज़्यादा राजनीतिक बातों पे इसमें फोकस नहीं है। तो ए और बी में से कोई भी इसका उत्तर हो सकता है। तो बेहतर तरीके से फिर अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, तो फिर अपन आर्थिक नीति करेंगे। बाकी यहाँ अगर राजनीतिक बातें होती तो और ज़्यादा अच्छा उत्तर बन सकता था। बी भी इसका उत्तर हो सकता है, बट अपने को अब एक चुनना है तो फिर मजबूरी है, तो इसलिए फिर अपन आर्थिक नीतियों का कर रहे हैं। बाकी है थोड़ा ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव है। ठीक है, अवयव मतलब घटक है। ठीक है, किस में होता है? तो आप खुद बताओ। देखो अपन क्लास में पढ़ते हैं, आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनते हैं? जितनी भी कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? जितनी भी आपकी शुगर, जितनी भी आपकी क्या होती है? शर्कराएं होती है। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। आप फॉर्मूला उठा के देख सकते हो, जैसे कोई भी शर्करा ले लो, ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट कोई भी उठा के देखोगे उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्या होता है? ओनली ऑक्सीजन होता है। जबकि प्रोटीन के अंदर क्या होता है दोस्तों? तो प्रोटीन के अंदर प्रोटीन किससे मिलकर बनाता है? उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है। तो जो भी प्रोटीन की चीज होगी, जिसमें भी प्रोटीन होगा उसमें नाइट्रोजन भी होगा, और हमें इसमें से वो चुनना जिसमें नाइट्रोजन नहीं हो। तो क्लोरोफिल खुद एक टाइप का पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। आरएनए में तो होता ही है, आरएनए डीएनए में तो प्रोटीन वो नाइट्रोजन है ही है। ठीक है, बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो मैंने अभी भी बताया कार्बोहाइड्रेट में ओनली कार्बन, हाइड्रोजन और क्या होता है? ऑक्सीजन। इसमें कोई नाइट्रोजन नहीं होता है। तो हमसे यही पूछा कि इनमें से कौन है जिसमें से नाइट्रोजन नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट में कभी नाइट्रोजन नहीं होता। यही हमारे सवाल का उत्तर है।
अगला, ये किसने बताया था, ये सिद्धांत किसने दिया था कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से क्या कर देती है, बाहर। अब यह खराब मुद्रा का मतलब कोई नकली नोट वगैरह से नहीं है, या खराब का मतलब वही जो आप बेसिकली समझो, जैसे वही है क्या, एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था थॉमस ग्रेशम। क्या नाम था उनका नाम था थॉमस ग्रेशम। उन्होंने ये बताया था, क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि जैसे अगर कोई पुराना नोट है, अब जैसे मार्केट में 10 रुपए के या 20 रुपए के बहुत पुराने नोट, बहुत आज से लगभग 10 साल पहले के आए हुए नोट है, तो बहुत ही सड़े गले से हो जाएंगे। तो एक आप खुद बताओ, आपके पॉकेट के अंदर एक 10 रुपए का एकदम कड़क नोट है, एक 10 रुपए का पुराना नोट है, आप दुकानदार को कौन सा देना पसंद करोगे? ऑब्वियस बात है जो पुराना नोट है, जो गला सा है, आप बोलोगे भाई इसको दो, इसको दे दो, मेरे पास नहीं रखूं, मेरे पास तो जो कड़क कड़क नए नए नोट है वो रखूं। बस वही एक बेसिक सा लॉजिक है, वही बात बताना चाह रहा है। कौन बताना चाह रहा है? ग्रेसम कह रहा है कि जो पुरानी जो करेंसी होती, पुरानी करेंसी का मतलब जो पुराने नोट है या सिक्के हैं, है ना, उनको जो नए आने वाले नोट है या सिक्के हैं वो धीरे धीरे उनको क्या कर देते हैं, उनको बाहर कर देते हैं, उनको चलन से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। दिखती सी बात है। अब आप वही 1 रुपए का पुराने वाला सिक्का देखो, कम मिलेगा। आजकल जो नए छोटे छोटे सिक्के आते हैं 1 रुपए के, वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो बस वही वाली बात है, नई आने वाली मुद्रा पुरानी वाली को क्या कर देती है, चलन से धीरे धीरे क्या कर देती है, बाहर। तो ये बेसिक सी बात है, ये हमें बताई थी, किसने बताई थी? थॉमस ग्रेसम ने। डन। यहाँ वो खराब का मतलब नकली वकली उससे नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था थॉमस ग्रेसम। उन्होंने ये आपका स्टेटमेंट दिया था। अगला, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में इनको आपको करना है, क्या करना है, इनको आपको अरेंज करना है। अब देखो दोस्तों, अगर आप इंडिया का अगर आप मैप देखोगे, ठीक है, उसमें ये अपना अंडमान निकोबार वाले आपको पता आइलैंड है, उसमें सबसे नीचे वाला जो अपना आइलैंड है दोस्तों, उसका नाम है आपका क्या, ग्रेट निकोबार। क्या नाम है दोस्तों? ग्रेट निकोबार। सबसे नीचे वाला आइलैंड कौन सा है? ग्रेट निकोबार। उसके बाद दोस्तों इंडोनेशिया का आइलैंड समझते हो ना, भूमि का ऐसा टुकड़ा जो कि चारों ओर पानी से घिरा हो। अब इंडोनेशिया के आइलैंड शुरू हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही अंडमान निकोबार के लास्ट आइलैंड ग्रेट निकोबार से चलते हैं, तो इंडोनेशिया का सबसे पहला जो द्वीप आता है दोस्तों, उसका नाम है सुमात्रा। क्या नाम है? सुमात्रा। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे चलने पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलता है? जावा। क्या देखने को मिलता है? जावा। फिर थोड़ा सा और आगे जाने पर आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? बाली। ऐसे बहुत सारे आपको आइलैंड देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया पूरा आइलैंड का देश है, बहुत सारे आइलैंड, बहुत सारे द्वीप है उसमें। तो हमको बस इतना पता नहीं सबसे पहले, अब हमको चलना कहां से, इधर से उधर की तरफ चलेंगे तो कौन सी दिशा होगी? पश्चिम से पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व में इतना तो तय है कि इंडिया से निकलते ही सबसे पहला आइलैंड कौन सा था? सुमात्रा। तो शुरुआत तो 100% कहां से होनी? सुमात्रा से। अब सुमात्रा ऑप्शन बी में भी और किस में है? आपके सी में भी। उसके बाद आपको याद रखना है, सुमात्रा के जस्ट बाद आपको हमेशा याद रखना कौन है? जावा है। और जावा के जस्ट आगे थोड़ा सा निकलने पर कौन है? बाली है। तो सुमात्रा, जावा और बाली, अगर ये 3 ऑप्शन याद है तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सुमात्रा, जावा, बाली और लॉम्बॉक, यही दोस्तों इंडोनेशिया के द्वीप समूह का क्या है? ऑर्डर है। नेक्स्ट याद रखो। अगला दोस्तों, जो अमेरिका, जो यूएसए की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी दोस्तों, जो स्पेस वगैरह का काम देखती है, तो वो है इसरो, इंडिया की, है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है, अभी वर्तमान हमारे इसरो के हेड कौन है? एस सोमनाथ है। तो हमसे पूछा जा रहा है जो यूएसए की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, नासा, उसकी बस फुल फॉर्म बता दो, बाकी बातें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो उसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यही ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही हो जाएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा हम सब जानते हैं कहाँ की स्पेस एजेंसी है दोस्तों? नासा स्पेस एजेंसी है कहाँ की? यूएसए की। जबकि हमारे इंडिया वाली स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों? इंडिया वाली स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। क्या नाम है दोस्तों? इसरो। जापान वाली का क्या नाम है अगर आपसे पूछा जाए तो? जाक्सा। क्या नाम है दोस्तों? जाक्सा। रशिया की अगर पूछा जाए बताओ, रशिया, रूस की, तो उसका नाम है रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस। ठीक है, तो ये कुछ स्पेस एजेंसी है हमारी इसरो की। इसकी फुल फॉर्म तो पता ही इसरो की आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका? बेंगलुरु में। कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु में। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, और अभी हेड कौन है इसके दोस्तों? चेयरपर्सन कौन है? चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ। एस सोमनाथ दोस्तों इसके क्या है? हेड। नेक्स्ट अगला देखो, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, प्लेट, पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार समझते हो ना? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों तिब्बत का पठार। आपने इंडिया का मैप देखा होगा, हिमालय के पीछे तिब्बत चाइना वाले इलाके में जो पठार है दोस्तों, उसको बोलते हैं तिब्बत का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा भी है, विश्व का सबसे लंबा पठार भी यही है।
ठीक है। और ऐसा लगता है ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है लंबी सी कोई मकान की छत हो, इसलिए इसको पूरे वर्ल्ड की क्या कहा जाता है, छत भी कहा जाता है। इस तिब्बत के पठार को दोस्तों रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। हिंदी में बोले तो इसको, इस तिब्बत के पठार को विश्व की क्या कहते हैं दोस्तों, विश्व की छत भी कहते हैं। ठीक है, तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, डन। नेक्स्ट अगला देखो, मुस्लिम लीग ने दोस्तों पहली बार अलग से दोस्तों अलग से पाकिस्तान की मांग कब की थी, अगर आपसे पूछा जाए, अलग से, है ना, अलग से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने पाकिस्तान की मांग कब की थी, तो दोस्तों जैसे अपनी एक पार्टी हुआ करती है, आज भी है और आज़ादी के समय भी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वैसे दोस्तों अलग से एक पार्टी हुआ करती थी, अलग से एक संस्था हुआ करती थी, उसका नाम था मुस्लिम लीग। तो जैसे हमारे कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे, ऐसे मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन होते थे, है ना। तो वैसे दोस्तों मुस्लिम लीग का जो 1940 का सेशन हुआ, 1940 का दोस्तों जो इनका अधिवेशन हुआ, वो हुआ लाहौर में। कहां पर हुआ, लाहौर में। और इस अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता कर रहे थे कौन, तो वो कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन कर रहा था दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों इसकी क्या कर रहा था, अध्यक्ष था। क्या कर रहा था, जिन्ना इसकी क्या कर रहा था दोस्तों, जिन्ना इसकी क्या कर रहा था दोस्तों, अध्यक्षता कर रहा था। इसी सेशन में एक व्यक्ति था दोस्तों जिसका नाम था ए.के. फजहुल हक। क्या नाम था, ए.के. फजहुल हक। ए.के. फजहुल हक, ये एक व्यक्ति था और ये दोस्तों एक प्रस्ताव पेश करता है, एक प्रपोजल प्रेजेंट करता है। क्या प्रस्ताव रखता है दोस्तों, ये एक प्रस्ताव रखता है, क्यों ना हम मुसलमानों के लिए अलग से एक देश होना चाहिए, है ना, क्यों ना हम मुसलमानों के लिए अलग से, वो ये बोल रहा था क्यों ना कि मुसलमानों के लिए अलग से क्या होना चाहिए, देश होना चाहिए। ऐसी बात कौन कह रहा है दोस्तों, ऐसी बात कह रहा है ए.के. फजहुल हक। उसने ये प्रस्ताव रखा था 1940 के लाहौर मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कौन कर रहे थे, जिन्ना। तो अलग से पाकिस्तान जो है वो, उसकी मांग पहली बार कब रखी गई, 1940 के अंदर। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1940 का जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगर आपसे पूछा जाए मुसलमानों के लिए अलग से देश होना चाहिए, है ना, पाकिस्तान, वो प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो ए.के. फजहुल हक ने। और अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम लीग के लिए अलग से पाकिस्तान की मांग 1940 के जिस अधिवेशन में की गई थी, वो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ कहां था, तो उत्तर बोलोगे वो अधिवेशन कहां पे हुआ था, लाहौर के अंदर। नेक्स्ट अगला देखो, इनमें से कौन सा है दोस्तों जो श्रम संबंधी अधिनियम है ना, जो लेबर लॉ से रिलेटेड मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है, जो दोस्तों लेबर लॉ बने हैं, तो इनमें से कौन सा है, कौन कौन सी बातें हैं दोस्तों जिसको आपका एक कानून जो 2019 में बना था, मजदूरी संहिता 2019, है ना, कोड ऑन वेजेस 2019, उसमें से कौन कौन सी बातें जो इसमें से शामिल है। तो ये दोस्तों जब आप अच्छे से पढ़ोगे, इस टाइप के क्वेश्चन तो जनरली दोस्तों होते भी नहीं है, तो जिसने बहुत अच्छे से डीप से पढ़ रखा हो, ठीक है, तो तभी पता चलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 3 बातें हैं दोस्तों जो इस कानून के अंदर थी। न्यूनतम मजदूरी की बात की जा रही थी कि इतनी कम से कम एक इंसान को मजदूरी मिलनी चाहिए उसके काम पर। दूसरा, अगर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको बोनस मिलना चाहिए, तो बोनस भुगतान की भी बात इसके अंदर की गई थी। दूसरा, है ना, ऐसा नहीं कि वही सेम व्यक्ति, अगर कोई 2 लोग हैं सेम काम कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी अलग अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान काम के लिए अगर समान काम लोग काम कर रहे हैं तो सबकी मजदूरी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये तीनों बातें इसके अंदर थी दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी की बात, बोनस भुगतान की बात और समान पारिश्रमिक की बात, ये तीनों बातें थी। तो ऑप्शन आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड दोस्तों क्या आ जाएगा आपका फोर्थ, संविदा वाली कॉन्ट्रैक्ट श्रम, संविदा श्रम अधिनियम की बात होती है, कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर्स को रखना, तो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर्स की बात इसके अंदर नहीं की गई थी। इस कोड ऑन वेजेस 2019 वाला जो कानून आया था उसमें न्यूनतम मजदूरी की बात की गई थी, इतना मजदूरी तो आपको कम से कम देना ही पड़ेगा, और समान वेजेस, आपको समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए, इस चीज की बात की गई थी। और अगर एक्स्ट्रा काम करते हो उसके लिए अलग से बोनस मिलना चाहिए, इस चीज की बात इस कानून के अंदर 2019 वाले कानून के अंदर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपका इसके अंदर इंक्लूड है। अगला है, भारतीय संसद ने किस वर्ष के अंदर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के द्वारा मतदान मशीनों को कानूनी मान्यता क्या की थी दोस्तों, प्रदान की थी, है ना, मतदान मशीनों को क्या की थी दोस्तों, कानूनी मान्यता क्या की थी, प्रदान की थी। तो देखो क्या क्या कहानी नहीं है। देखो दोस्तों, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, पहले एक देखो क्या चीज़ है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आजकल आपको पता, हम जब चुनाव कराते हैं, है ना, हम जब चुनाव कराते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, ईवीएम मशीन होती है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। तो दोस्तों थोड़ी सी ईवीएम की हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम है, इसका अगर हमसे पूछे आविष्कार, इसका जो इन्वेंशन है दोस्तों, ठीक है, वो कब हुआ था, वो हुआ था दोस्तों 1980 में। कहते हैं एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था एम.बी. हनीफा। तो एम.बी. हनीफा ने दोस्तों इसका क्या किया था, इन्वेंशन किया था। कब किया था, 1980 के अंदर इसका क्या किया था, आविष्कार किया था।
है ना। MB हनीफा ने कब आविष्कार किया था दोस्तों? 1980 के अंदर इसका क्या किया था? आविष्कार किया था। तो आप बोलोगे सर ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब भारत के अंदर दोस्तों पहली बार प्रयोग के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था 1982 में। 1982 में कहां पर दोस्तों? केरल के अंदर उपचुनाव होने वाले थे। केरल की किसी एक सीट पर क्या होने वाले थे? उपचुनाव, बोले तो बाय इलेक्शन। उपचुनाव समझते हो ना? कोई सीट दोस्तों एमपी एमएलए की किसी वजह से खाली हो जाती, या कोई वहाँ एमपी एमएलए मर जाए, या अपना कोई त्याग पत्र दे दे, या उसको डिस्क्वालीफाई करके हटा दिया जाए, तो अपन जानते हैं ना 6 महीनों के अंदर वापस उस सीट पर चुनाव कराना जरूरी है। तो ऐसे कोई एमएलए की एक केरल के अंदर सीट खाली होगी, उस सीट पर वापस जब चुनाव हुआ तो उस बार वो चुनाव नॉर्मल बैलेट पेपर से पहले चुनाव होता था ना, मतलब पेपर पे अपन बोलते थे हाँ हमको इसको चुनना, इसको टिक करके ऐसे करते थे, वो नहीं, पहली बार ईवीएम से बोला वहां चुनाव कराते हैं। तो ईवीएम से पहली बार चुनाव अगर आपसे पूछा जाए किस साल हुए, तो 1982 में। कहां पर हुए? केरल के अंदर, केरल राज्य के अंदर एक उपचुनाव हुआ, उसके अंदर दोस्तों ईवीएम का पहली बार 1982 के अंदर प्रयोग किया गया। फिर लगा यार ठीक है, ये ईवीएम वाली प्रथा तो ठीक है, टाइम भी बच रहा है, काम जल्दी जल्दी हो रहा है, तो दोस्तों हमारे चुनाव कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, इसके लिए इसके लिए हमारी पार्लियामेंट ने एक अलग से कानून बना रखा है, और वो कानून 1951 में बना था। दैट्स वाई उस कानून का नाम क्या है? तो उस कानून का नाम है दोस्तों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। क्या नाम है उसका? पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। कई बार तो एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि चुनाव कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसमें क्या प्रोसेस होगी, इसके लिए जो कानून बनाया गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट। या अगर पूछो किस साल बनाया, तो 1951 में। तो उसके अंदर अब एक बात बताओ, अगर आप हमारी चुनाव की प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जैसी मशीनीकरण का प्रयोग कर रहे हो, बैलेट पेपर को हटा के, तो ऑब्वियस बात है इस कानून के अंदर क्या करना पड़ेगा? संशोधन। तो 1982 में तो केरल में तो केवल हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज किया, लेकिन अब हमको लगा कि यार क्यों ना इसको बड़े पैमाने पर देश में भी इस्तेमाल करें। तो बड़े पैमाने पर देश में इस्तेमाल करना है तो फिर आपको इस कानून के अंदर क्या करना पड़ेगा? चेंज, उसमें लिखना पड़ेगा कि अब चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराना है, जो कुछ भी है, बैलेट पेपर को रिप्लेस किया जा रहा है ईवीएम के तहत, तो उसको इस कानून में भी संशोधन, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अमेंडमेंट किया, और ये अमेंडमेंट हमसे पूछा है कि किस साल किया गया है। तो 1982 में तो ओनली एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज किया गया है। इस कानून के अंदर देश में अगर अब ईवीएम से चुनाव कराना है, तो इस कानून के अंदर जो हमारा है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, उसके अंदर हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि ईवीएम मशीनों को यूज किया जाएगा, उसको अमेंडमेंट कौन से साल किया गया दोस्तों? तो वो किया 1989 में। 1989 में, कंफ्यूज मत होना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए प्रयोग के तौर पर पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल भारत में कब हुआ? 1982 में। किस राज्य में हुआ? केरल में हुआ। लेकिन अगर पूछा जाए इस जो हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, उसके अंदर संशोधन करके ईवीएम को लाया गया, वो किस साल संशोधन किया गया? तो वह दोस्तों 1989। क्लियर है? और फिर अगर हम प्रॉपर पूरे बड़े लोकसभा इलेक्शन के हिसाब से देखें तो 2004 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बड़े लेवल पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। और अब तो कंप्लीट आपको पता है ईवीएम से ही पूरे देश में क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, यह है ईवीएम की बेसिक्स हिस्ट्री, जहां से एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, इसका निर्माण अब आज की तारीख में भारत में कौन करता है? इसका मैन्युफैक्चरर कौन है ना? इसका मैन्युफैक्चरर कौन है अगर आपसे पूछा जाए, तो भारत सरकार की ही 2 संस्थाएं हैं दोस्तों। भारत सरकार की 2 संस्थाएं, उसमें से एक तो है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका निर्माण आज की तारीख में कौन करता है? तो एक तो करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कहां पर है दोस्तों? ये आपके बेंगलुरु में। एक तो ये संस्था है, और इसके साथ में एक संस्था और है, वो उस संस्था का अगर आपसे पूछा जाए नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये कहां पर है दोस्तों? ये आपके हैदराबाद में। ये दोनों कंपनियां हैं जो भारत में ईवीएम का क्या करती है? निर्माण करती है। हमेशा याद रखना, एक तो भारत से और एक इंडिया से याद रखना। भारत से तो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों मिलकर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करती है, विनिर्माण करती है, बनाती है। कौन सी मशीन बनाती है दोस्तों? ये दोनों मिलकर आपकी ईवीएम मशीन बनाती है। कौन सी मशीन? ईवीएम मशीन बनाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको 1% भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा है कि रेशियो बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी इज कॉल्ड, कुछ नहीं, बहुत बेसिक सी बात है। होता क्या दोस्तों, एक टर्म होती है जिसको अपन पढ़ते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से। किसके नाम से? जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से। ये क्या बताता है दोस्तों? जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है कि पर्टिकुलर कोई एक वर्ष ले लो और उसके आज से अगर अपन तुलना करें तो चीज़ों की कीमतें कितनी बढ़ी है या कितनी घटी है, तो उसको निकालने के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर
का एक फॉर्मूला होता है जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू निकालें कैसे। तो दो टाइप की जो हम जीडीपी पढ़ते हैं, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। तो वर्तमान में दोस्तों हम देखते हैं जो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू क्या है, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू क्या है, उसको भाग देते हैं दोस्तों किससे, रियल जीडीपी से। किससे भाग देते हैं, उसको भाग देते हैं आपके, है ना, रियल जीडीपी से, रियल जीडीपी से क्या देते हैं दोस्तों, भाग देते हैं। फिर जो वैल्यू आती है उसको 100 से क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं, और वो जो सॉल्यूशन निकल के आता है वही हम बोलते हैं क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर है। जीडीपी डिफ्लेशन या जीडीपी डिफ्लेटर, एक सेकंड रुको, उसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है। अब हमसे यही तो पूछा है कि बताओ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो हम रेशियो निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं, तो वो निकालते हैं जीडीपी डिफ्लेटर को निकालने के लिए। ये हमारा एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीडीपी डिफ्लेटर हो जाएगा। डन, ओके। या एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बताओ जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो नॉमिनल जीडीपी हमेशा याद रखना, इसमें गड़बड़ करेगा, कभी रियल जीडीपी को ऊपर दे देगा, नहीं, रियल हमेशा नीचे, रियलिटी हमेशा नीचे होती है। आप ऐसे याद रखना, रियलिटी में से क्या होती है, नीचे होती है, ऊपर तो केवल दिखा हुआ होता है, रियलिटी में कहाँ होती है, नीचे होती है। इस तरीके से याद रखना। तो रियल जीडीपी ऊपर क्या है, नॉमिनल जीडीपी है। या आप हम ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो फ्रैक्शन में कोई चीज होती है तो ऊपर की तरफ क्या होता है, न्यूमरेटर, नीचे की तरफ क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो न से न्यूमरेटर और न से एन से क्या हो जाएगा, नॉमिनल। ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ये जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का फॉर्मूला होता है। और जीडीपी डिफ्लेटर खुद क्या है, इसमें एक तरीके से तुलना की जाती है किसी पर्टिकुलर वर्ष की वर्तमान के वर्ष के अंदर कीमतों के अंदर कितना चेंज आया, ये सब चीज़ें निकालने के लिए दोस्तों, जीडीपी वगैरह के अंदर कितना चेंज आया। क्योंकि जीडीपी क्या होती है, एक तरीके से अंतिम वस्तुओं की कीमतें ही तो होती है पर्टिकुलर वर्ष के अंदर, जिस साल की आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट अगला, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवनर द्वारा बेक की हुई, बेक मतलब पकाई हुई चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो अपन जानते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपकी जो गैस होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो छोटू सा एक फैक्ट है, वो अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवलर द्वारा बेक की हुई, है ना, पकाई हुई चीज़ों को हल्का और हवादार बनाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगला है दोस्तों, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की, है ना, आत्मकथा है। आत्मकथा क्या है दोस्तों आपकी, आत्मकथा नहीं, इसको बोलेंगे आत्मकथा। आत्मकथा मतलब जिसने खुद ने लिखी हो। तो ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री दोस्तों इंद्र कुमार जो गुजराल हैं, उनकी आत्मकथा है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। ये भी एक फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन किसकी आत्मकथा है दोस्तों, इंद्र कुमार गुजराल की। इसके बाद अगर अपन बात करें, इंद्र कुमार गुजराल जो लगभग 1997 से 1998 तक भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। फिर 1998 में तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए थे। अगला है कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। ये आपने बहुत साइंस में पढ़ा होगा, जो पुरानी चीज़ें हैं वो, ये उनकी उम्र ज्ञात करने के लिए कि अगर हमारे को कोई बहुत पुरानी चीज़ मिली, हमें पता लगाना कि ये 5000 साल पुरानी है, कि 3000 साल पुरानी है, कि 4000 साल पुरानी है, तो उसके लिए हम जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वही तो होती है कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल क्या करते हैं, एक बहुत पुरानी चट्टान के वजन का निर्धारण, वजन का नहीं, बहुत पुरानी वस्तुओं के कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापन, की आयु, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट आयु, कोई पुरानी चीज हो उसके आयु की गणना करने के लिए दोस्तों कार्बन डेटिंग का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, परफेक्ट सही है आपका। नेक्स्ट अगला देखो, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 96 इनमें से कौन से राज्य से होकर गुजरता है। छोटू सा फैक्ट है दोस्तों, ये उड़ीसा से होकर गुजरता है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए, हमारे जलमार्ग पूछा है, सड़क मार्ग नहीं है, जलमार्ग है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है, लॉन्गेस्ट अगर आपसे पूछा जाए वाटरवे कौन सा है भारत का, है ना, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा जलमार्ग अगर आपसे पूछा जाए भारत में कौन सा है, तो वो है दोस्तों, है ना, नेशनल वाटरवे कौन सा आपका, फर्स्ट है, भी फर्स्ट, संख्या भी एक और लंबाई में भी एक है। कौन सी नदी के अंदर दोस्तों, ये है आपकी गंगा नदी के अंदर। कौन सी नदी के अंदर है, गंगा नदी। और ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ये है आपके प्रयागराज से, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, तो प्रयागराज से कहाँ तक, पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों एक जगह पड़ती है हल्दिया। ठीक है, हल्दिया तक है। प्रयागराज तो यूपी के अंदर है, हल्दिया आपके वेस्ट बंगाल के अंदर है। यहाँ से यहाँ तक चलता है आपका कौन सा, NW1। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय क्या है दोस्तों, जलमार्ग है। कौन सी नदी के अंदर, गंगा नदी में। बाकी हमसे तो जनरली क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 96 कौन से राज्य से होकर गुजरता है, तो दोस्तों ये कौन से राज्य से होकर गुजरता है, तो ये आपको याद रखना दोस्तों, ये गुजरता है आपके उड़ीसा से, है ना, किससे, उड़ीसा से। क्लियर है, डन है। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई 1% भी दिक्कत आनी चाहिए आपको। अगला, इनमें से पीरियोडिक टेबल में से कौन सा एक ही समूह में, एक ही ग्रुप में दिखता है दोस्तों, पहला ही है दोस्तों, है ना, क्या है, अपन पढ़ते ना, है लीना की रब से फरियाद, तो इसमें है लीना की तक दिया है, हीलियम, लिथियम और आपका सोडियम और क्या हो जाएगा, पोटेशियम। तो ये बस फर्स्ट ही ग्रुप के अंदर ये एकदम परफेक्ट सही है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों,
यही आपका सही है। क्लियर है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका फर्स्ट ग्रुप वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, पृथ्वी के मौसम में जो जितने भी हम परिवर्तन देखते हैं वो किसके कारण होते हैं? टाइड्स, टाइड समझते हो ना, जो समुद्र के पानी का या नदियों के पानी का जलस्तर का ऊपर उठना या नीचे की तरफ बैठना, तो उससे मौसम में तो क्या ही परिवर्तन आएगा, कोई मतलब नहीं है। चंद्रमा, चंद्रमा से कोई मतलब, ऊंचाई, ऊंचाई से क्या लेना देना? सूर्य, बिल्कुल सूर्य की वजह से तो होता है। अरे भाई सूर्य की वजह से तो होता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये बीचों बीच से हमने इमेजिनरी लाइन बोली 0 डिग्री अक्षांश, जिसको अपन इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपकी 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी मकर रेखा होगी। अब हम देखते हैं सूर्य की किरणें साल भर इन्हीं के बीच में चलती रहती हैं, ठीक है। जब सूर्य किरणें इधर नीचे की तरफ आती है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, ठंड होती है और यहाँ गर्मी होती है। वापस ऊपर जाती है, नीचे ठंड और ऊपर गर्मी। तो ये सब किसकी वजह से होता है? सूर्य की किरणों की वजह से होता है। कब कहाँ पड़ रही है, तो मौसम में परिवर्तन किसकी वजह से होता है? ये बेसिक सी बात है, सूर्य। अब यहाँ नॉर्मली क्वेश्चन आदमी पढ़ेगा ना, उसको लोगों को पता नहीं क्या पूछ लिया, और ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, पता नहीं क्या पूछा है। अगर आप बेसिक से दिमाग लगाओगे ना तो ऑब्वियस सी बात है भाई, सूर्य की किरणों से तो मौसम का क्या है, प्रभाव है, और क्या है, तो सूर्य का लेन देन है। तो मौसम में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है इनमें से, जो पूछे तो सूर्य है। अगला, हाल ही में दोस्तों विश्व फुटबॉल जो आपकी शासी निकाय फीफा है, ऑब्वियस बात है, फुटबॉल को लीड वही करता, फीफा है इसका संगठन, ने अपने टूर्नामेंटों के स्पॉन्सर के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो दोस्तों ये जो समझौता किया है दोस्तों अरामको के साथ किया है। किसके साथ किया दोस्तों? अरामको। अरामको दोस्तों सऊदी अरब की एक तेल निकालने की, ऑयल प्रोडक्शन की एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसके साथ दोस्तों, अरे नहीं होता जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर कौन है, कभी आपने देखा होगा बाईजूस लिखा होता था ना, कभी प्यूमान, कभी नाइक, ठीक है, नाइकी वगैरह, तो ये सारे हैं। तो ऐसे कैसे कई कंपनी है स्पॉन्सर करती है, उनसे क्या फायदा होता है, कंपनी का ऐड होता है और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी उसको बेनिफिट होता है, उसको पैसा मिलता है। तो ये सारी चीजें। तो अभी फीफा के साथ दोस्तों ये किसने एग्रीमेंट किया है दोस्तों, स्पॉन्सर कौन बना है उसका, तो बना अरामको। अरामको एक सऊदी अरब की कंपनी है, तेल उत्पादन का काम करती है, तो बहुत पैसे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं उनके पास। अगला, इनमें से किस अनुच्छेद के अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21(a) के समान है? क्या पूछना चाह रहा है दोस्तों, हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हम जो पढ़ते हैं मौलिक अधिकार, तो आपको पता फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जो हमारे मौलिक अधिकार है वो तो आर्टिकल 12 से लेकर किसके बीच में, 35 के बीच में। हमारे संविधान का भाग कौन सा है दोस्तों, भाग आपका कौन सा, पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। और उसमें भी एग्जैक्ट जो मौलिक अधिकार है वो 14 से लेकर कहाँ तक है, 32 तक है। बाकी तो मौलिक अधिकार से संबंधित कोई ना कोई बातें करते हैं। उसमें जो आप आर्टिकल 21(a) पढ़ते हो वो है दोस्तों क्या, शिक्षा का अधिकार, जिसमें बोला गया प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको अनिवार्य रूप से निःशुल्क में क्या दी जानी चाहिए, शिक्षा मिलेगी मिलेगी उसको, ठीक है, उस बच्चे का हक है। तो शिक्षा की बात करता है, मौलिक अधिकारों में कौन सा आर्टिकल 21 है। तो वैसे वैसे हमसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, जो फंडामेंटल क्या है दोस्तों, ड्यूटीज है, जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा आर्टिकल में, तो आप बोलोगे आर्टिकल 51(a) में है। हमारे संविधान का भाग कौन सा है दोस्तों, तो हमारे संविधान का भाग है 4th(a). तो उसके अंदर आपको पता आर्टिकल 51(a) के अंदर दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो उसमें से कौन सा ऐसा मौलिक कर्तव्य है जो सेम वैसा ही है जो मौलिक अधिकारों में 21(a) के जैसा है। तो 21(a) में किसकी बात है, शिक्षा की। तो हमसे पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्य में शिक्षा की बात कहां है, तो हम अच्छे से जानते हैं मौलिक कर्तव्य में जब सबसे पहले मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे, 1976 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 42nd संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। तब कितने जोड़े गए थे दोस्तों, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे कि एक व्यक्ति का एक देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में मौलिक कर्तव्य कितने दोस्तों, तो सर 11 है। तो 11 कैसे है दोस्तों, तो पहले शुरू में कितने थे, 10 और बाद में एक और जोड़ा। तो दोस्तों जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा है, जो 11th नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा है, उसको हमारे संविधान में हमने चेंज किया, संशोधन किया 86th, कब, 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के अंदर दोस्तों, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के अंदर क्या किया हमने, शिक्षा वाला मौलिक कर्तव्य जोड़ा सबसे आखिरी में, शिक्षा वाला मौलिक कर्तव्य जोड़ा सबसे आखिरी में। तो आखिरी में जोड़ा कौन से नंबर का, 11वें नंबर का। तो अल्फाबेट में 11वें नंबर कौन से नंबर पे आता है, के। किस पे आता है, के पे आता है। तो बताओ 21(a) में शिक्षा की बात है मौलिक अधिकारों में, तो मौलिक कर्तव्य में शिक्षा की बात कहां है, तो 51(a) के अंदर भी किसमें है दोस्तों, के के अंदर बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। तो शिक्षा की बात कहां पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, शिक्षा की बात अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ शिक्षा की बात कहां पर है, तो आप लोग सर शिक्षा की जो बात है वो कहां पर है, तो शिक्षा की बात है मौलिक कर्तव्य में और आपके कहां पर है, तो मौलिक आपके अधिकार में। अधिकार में तो 21(a) में है और शिक्षा की बात मौलिक कर्तव्य में कहां पर है, 51(a) में। उसमें भी सबसे आखिरी में कौन से नंबर पे, 11वें नंबर पे। 11वां मतलब अल्फाबेट के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, के। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, के। डन है, तो मैं उम्मीद करता हूं उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। डन, ओके। और इसको भी 21(a) को भी 21 भी याद रखना, ये वाली शिक्षा भी मौलिक अधिकारों में ओरिजिनल नहीं था, इस शिक्षा को मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया, वही सेम 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला है
क्या अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? जो बच्चों के अधिकार, जैसे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है, SC ST वालों के लिए SC ST आयोग है ना, OBC वालों के लिए OBC आयोग, वैसे बच्चों के लिए उसमें कोई कैटेगरी नहीं, ओनली बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक आयोग बनाया गया है राष्ट्रीय स्तर पर, उसका नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, है ना, नेशनल कमीशन फॉर किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 5 मार्च 2007 को। इंपॉर्टेंट ईयर ही होता है, आपको ईयर याद रखना है। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2007 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कहाँ पर है ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग? हेडक्वार्टर का मुख्यालय कहाँ है इसका? तो ये है दोस्तों नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों अगर आपसे पूछे इसके चेयरपर्सन कौन है, वर्तमान में इसके चेयरपर्सन हेड कौन है दोस्तों? तो उनका नाम है प्रियांक कानूनगो। ये भी अगर क्वेश्चन आज याद रखना, कौन है? प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो वर्तमान में दोस्तों इसका क्या है? चेयरपर्सन है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? ये करंट का क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर आपको पता है, आप चाहे गाड़ियां ले लो, चाहे मोबाइल है, कोई भी ले लो दोस्तों, जो भी जिसमें भी टेक्नोलॉजी की बात है, डिजिटल चीज़ों की बात है, उसमें इस्तेमाल करते हैं चिप। और वो जो चिप होती है, सेमीकंडक्टर जो चिप होती है, तो वो सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप बनाने का जो एक बहुत बड़ा प्लांट है दोस्तों, वो उसको स्थापित किया गया है, जो कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप प्लांट है। वो दोस्तों कहाँ स्थापित की जाने की बात हो रही है? तो वो दोस्तों आपका देश है कौन सा? ताइवान। कहां पे स्थापित की जाने की बात हो रही है दोस्तों? ताइवान के अंदर स्थापित की जाने की बात हो रही है। नेक्स्ट अगला देखो, हाल ही में इक्ष्वाकु काल के बहुत पुराने, बहुत ही कहते हैं कि राजा, सबसे पहला व्यक्ति अपन किसको मानते हैं? मनु को। मनु के कहते हैं 8-10 संतानें थी, उनमें से एक था आपका इक्ष्वाकु, ठीक है। उसका जो वंश आगे चला उसको अपन इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी ऐसे जानते हैं, ठीक है। तो उसके काल के दोस्तों कहते हैं भी हाल ही में 3730 सिक्कों की खोज की गई है। तो वो कहां खोज की गई दोस्तों? तो वो खोज की गई है तेलंगाना के अंदर। कहां पे खोज की गई दोस्तों? वो खोज की गई है हाल ही में, कहां पर? तेलंगाना के अंदर दोस्तों खोज की गई है। नेक्स्ट अगला, हाल ही में इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में हमारे इसरो ने घोषणा की है कि वो जितना भी यहाँ से कुछ चीज़ ऐसी भेजेगा तो वो स्पेस में कचरा वगैरह ना फैलाए, इसके लिए हम अपना एफर्ट कर रहे हैं। तो उसको उसने बोला कि हम ऐसा करने के हम कब तक अपने मतलब इस चीज़ में कामयाब हो पाएंगे? तो ज़्यादातर हमारे दोस्तों ये टारगेट हमने रखे हैं वर्ष 2030 तक के, वर्ष 2030 तक के ये टारगेट है हमारे। नेक्स्ट अगला, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से दोस्तों हिंद महासागर निगरानी प्रणाली, है ना, IND, मतलब IND का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर इंडिया है, इंडियन, और आगे OOS का मतलब क्या है? ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ठीक है। INDOOS फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? इंडियन ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम। परफेक्ट नाम है ना, हिंद महासागर के अंदर जो हमारा क्षेत्र के अंदर इलाका आता है उसकी निगरानी रखने के लिए, ठीक है। जो सिस्टम हमने अभी लॉन्च किया दोस्तों उसका नाम है क्या? इंडियन ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम। तो ये हमने किस देश की सहायता से दोस्तों इसको यहाँ पे लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसको हमने लॉन्च किया USA की सहायता से। किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से, ठीक है। और भारत सरकार का ही एक मंत्रालय, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वही दोस्तों इसका कामकाज सारा देखता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का अपना आज का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कार्बन वेजेस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया की वो कौन सी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में, उसके एमिशन में? तो दोस्तों ये कंपनी आपकी सऊदी अरामको। कौन सी कंपनी है? सऊदी अरामको। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपका नाम लिया था। ये जो अरामको जो कंपनी है दोस्तों, सऊदी अरब की कंपनी है और ये ऑयल प्रोडक्शन का काम करती है। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वो कंपनी जो ऑयल प्रोडक्शन का काम करेगी उससे तो दोस्तों कार्बन वगैरह ऐसे जो कण है वो तो उनका उत्सर्जन होना ही होना है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का। और आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेज जब हम पढ़ते हैं तो ग्रीन हाउस गैसों के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट गैस आती है आपकी कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और फिर मीथेन वगैरह। तो ऑब्वियस सी बात है जो कंपनी तेल उत्पादन का काम करेगी वहां से तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह का तो निकलना ही निकलना है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में गैसों के एमिशन में, उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान है जिस कंपनी का, वो सऊदी अरब की तेल निकालने वाली कंपनी है। सऊदी अरब की तेल निकालना मतलब समझ रहे हो ना, सऊदी अरब में इसके बहुत सारे जो ऑयल वेल्स है, तेल की कुएं वगैरह है, तो उसका ये काम है और इसका योगदान सबसे ज्यादा दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। तो इसका उत्तर है सऊदी अरामको, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखते रहिए और फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। थैंक यू।